हिसाब से मैं तो मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे पर मेरे हिसाब से यूपीएससी इंडिया का सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशन है। अच्छा सर, कैसे? क्योंकि आप देखिए क्या ही पूछ रहे हैं 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1,000 12 लाख सिलेक्शन होता है जी, वो नंबर्स में कंपटीशन है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये देखिए इंडिया के सबसे टॉप पोजीशंस में इसी एग्जाम के थ्रू तुरंत एक बंदे की तकदीर बदल जाती है। और उस एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा पूछा कि हमने कभी पढ़ा ना हो। आई डोंट नो, मुझे पहले से चेन्नई का एक ये था, मुझे अभी भी याद है एक फाइनल हुआ था, मैं बचपन में एक फाइनल था आरसीबी वर्सेस सीएसके का, फाइनल नहीं हुआ था और मैं एक जर्सी की दुकान में गया था, तो मेरे को क्रिकेट किट लेना था मुझे जी। तो मेरे दादाजी लेके गए थे, तो उसमें से बंदे ने मुझे 2 जर्सी दिखाई, कौन सा लोगे, सीएसके या आरसीबी। आपने मतलब क्यों चूज किया ये पीएसआईआर? पहले तो मेरा आईआर में बहुत ही इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल रिलेशन। बिल्कुल पीवाईक्यूज आर द की। तो मैंने प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले 9 से मतलब यूपीएससी का जो टाइमिंग रहता है 9 से 11 या 9:30 से 11:30 GS1 और सीसैट का 2:30 से 4:30 तक जी। मैं पिछले 10 साल का एक हफ्ता कंटिन्यूस लिया मैंने। अच्छा, एक हफ्ता 2011 ले लिया, 12 ले लिया, 12 13 एक दिन मैंने वो पूरा लिया ताकि मेरा माइंडसेट यूपीएससी के थॉट प्रोसेस से वायर हो जाए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। टुडे आई एम विथ विष्णु शशि कुमार सर का सिलेक्शन 31 रैंक के साथ फाइनल रूप से हो चुका है यूपीएससी में। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। इनफैक्ट कि जो मेरे को डिजायर्ड सर्विस है वो मुझे मिल जाएगी, जिसके लिए मैं सिविल सर्विसेज के लिए आया ही था, फॉरेन सर्विसेज, तो मिलने की आशा भी है अभी जी। और एक रिलीफ भी है कि हमें ये प्रोसेस वापस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का रहता है कि ये लूप से हम कब निकलेंगे, मोक्ष जैसे बोलते हैं, तो वो भी मिल गया, उसकी भी एक खुशी है कि वापस ये करना ना पड़े एक पेनफुल प्रोसेस को जी। सर एक बार अपना आप शुरुआती बैकग्राउंड वगैरह बताइए कि आप कहाँ से पढ़े हो, शुरुआती शिक्षा? जी, मैं केरला में बॉर्न हुआ था, बट मेरा पालन पोषण गुजरात में हुआ था। गुजरात जी। मैंने अपना पूरा स्कूलिंग गुजरात में किया था और 11th-12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था और उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ के बाद बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के टाइम पे ही लास्ट ईयर पे ही मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, बट वो कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी मैंने, तो वो एक गलती की थी, मैंने अटेम्प्ट दे दिया। उसके बाद 2022 में मैंने प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट दिया था पढ़ाई करके सब, और उसमें मेरा 394 रैंक आया था और मैं दैनिक सर्विस में ज्वाइन किया था मैंने। एंड उसके बाद मैंने 2023 में वापस अटेम्प्ट देके मेरा इस बार लकीली 31st रैंक आ गया जी। सर जब पीडीएफ में आपका नाम आया 31 रैंक के साथ, तो कैसा लगा उस वक्त और आपने सबसे पहले किसे कॉल किया? एक्चुअली मेरा रिजल्ट का एक्सपीरियंस इस बार बहुत अलग था पिछले साल से। इस बार हमारा रेवेन्यू अटैचमेंट चल रहा था, तो हम ऑफिस में थे, तो मैं वॉशरूम में था जब मेरा, बहुत ही फनी स्टोरी थी, मैं वॉशरूम में था तब मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का कॉल आया था। तो उसने मुझे बोला कि भाई 31। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा, क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था और मुझे पता नहीं चला रिजल्ट कब आया, तो मुझे लगा मजाक तो नहीं कर रहा है ये बंदा। फिर मेरे को लगा नहीं 31। उसके बाद मुझे टकाटक बहुत सारे कॉल आने लगे, तो मुझे पता चला रिजल्ट आ गया। और फिर मैंने आधे घंटे तक मैं पीडीएफ नहीं देख पाया था क्योंकि मुझे बहुत कॉल आ रहे थे। और फिर डीएम मैम, एडीएम मैम ने भी फिर मुझे बुलाया था, उन्होंने भी फिर कंग्रेचुलेट किया। फिर उसके बाद जब थोड़ा गैप मिला रिलैक्सेशन का, तभी मैंने पीडीएफ में देखा और 31 में देख के मैं बहुत खुश हो गया। पहले पेज पे ही मेरा नाम आ गया था और दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम, एंड उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी था, खुश भी था। जैसे मैंने आपको कहा, रिलीफ भी हो गया कि अब ज़्यादा वापस ये मेहनत करनी नहीं पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए वापस। तो सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस था। आपने मतलब क्यों चूज किया ये पीएसआईआर? पहले तो मेरा आईआर में बहुत ही इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मैंने ग्रेजुएशन भी बीए पॉलिटिकल साइंस में ही की थी, तो उसका एक एडवांटेज था। तो मेरा इंक्लिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो एक बैकग्राउंड था, तो उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो उसके हिसाब से जो वापस उतनी ही मेहनत करनी पड़ी थी, तो वो एक ये था जी। अपने हॉबीज के बारे में आप बताओ सर, कि आप खाली टाइम पे क्या करते हो जब मन नहीं लगता है तो? जी, एक्चुअली एक तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज सीरीज सब देखना अच्छा लगता था, तो वो मैं देखता था, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देखता था। दूसरी चीज़ है कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पे पढ़ना मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था पहले से, तो वो सब पढ़ाई करता था। और तीसरी है कि मैं एक फूडी भी हूँ, तो मुझे फूड बहुत
अच्छा है। आई मतलब एक स्ट्रेस बस था वो मेरे लिए। जी। जब भी कुछ स्ट्रेस आता था, कुछ होता था, जब मुझे बोर होता था, आई यूज टू हैव गुड फूड, ट्राई आउट डिफरेंट फूड्स, एंड देन ऑब्वियसली दोस्त थे, उनके साथ बैठ के गपशप लड़ाना भी एक ही हॉबी ही थी मेरे लिए भी। जी। जी जब सर आपने तैयारी शुरुआत की थी, जी। उस टाइम पे आपको लगा था कि आप मतलब टॉप 100 में आप आओगे, या आपको ऐसा लगा था कि शायद सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, फिर मैं कोई प्लान बी वगैरह, क्या लगता था उस टाइम पे आपको? देखिए, जब इस एग्ज़ाम को हम उस पार से थोड़ी अलग नज़र से देखते थे, जैसे हम एस्पिरेंट नहीं था मैं, जी। मेरा तो यही एक आइडियलिस्टिक यूटोपियन व्यू पॉइंट था कि हो जाएगा पहले अटेम्प्ट में, मिल जाएगा रैंक, ख़त्म कर देंगे। जी। बट जब इस एग्ज़ाम प्रोसेस में मैं अंदर घुसा, मुझे रियलाइज़ हुआ इसमें कितने अनसर्टेनिटीज़ है, कितने वेरिएबल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। जी। तब मुझे हुआ कि एक प्लान भी तो रहना चाहिए था। जी। तो मेरा प्लान भी यही था कि अगर नहीं हुआ तो फिर MA PhD करके कॉलेज में प्रोफेसर कहीं लग जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें मेरा बहुत ही इंटरेस्ट था, तो वो था मेरा प्लान भी। तो तब तो मेरा यही था कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ग्रेटफुल रहूँगा मैं, क्योंकि कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ जी। जी। जो मेरे से इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, मेरे से ज़्यादा सिंसियरली करते हैं, बट उनका जब नहीं होता, हम जिनको देखते हैं उनका नहीं होता, तब हमारे अंदर भी एक शंका आती है कि क्या मेरा भी होगा। ओके जी। क्योंकि उनमें और हम में क्या ही फ़र्क है, हम सेम मेहनत करते हैं हम दोनों, जी। इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा करते हैं। तब मुझे पता चला, जब मैं अंदर घुसा तब मुझे पता चला व्हाट आई हैड वाज एन आइडियलिस्टिक व्यू, उसको रियलिज्म ने पूरा तोड़ दिया था। जी। जी। सर आप पूरे दिन का टाइम टेबल बताओ कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या कैसे? एक्चुअली मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो बहुत टाइम बैठ के पढ़ नहीं सकता था। जी। मैं ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लेता था। मतलब आधे घंटे का या 1 घंटे का क्या एक रहता है घंटा, आपका? 1.5 घंटा पढ़ाई के बाद मैं एक आधा घंटा ब्रेक तो मिनिमम ले लेता था, क्योंकि मेरा मतलब माइंड फिर प्रोसेस नहीं कर पाता था। फिर यदि मैं उससे ज़्यादा बैठ गया, फिर मेरा ऐसा होता था बस मैं पढ़ाई मतलब नेम सेक के लिए बस पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा सेकंड ये था कि मैं टाइम ज़्यादा नहीं देखता था, मैं टारगेट रखता था कि मैंने आज सोच लिया मुझे लक्ष्मीकांत से आज मुझे इतने चैप्टर खत्म करने हैं, तो मुझे करने ही है, चाहे मुझे कम टाइम लगे ज़्यादा टाइम लगे। तो उससे मुझे सिलेबस डेली का सर आप बनाते थे कि हाँ डेली का में मैं इतने, नहीं स्पेक्ट्रम डेली में का, इतने? हाँ डेली का जैसे दिन शुरुआत होती थी मैं वो खोल के जी। जैसे बुक खोल दिया मैं वो देख लेता था, मुझे ये खत्म करना है और मैं कर देता था। और हर दिन मैं एक और चीज़ करता था कि मुझे आंसर राइटिंग हर रोज़ करना है, वो मेरी एक आदत थी। आंसर राइटिंग कब आप मतलब शुरुआत से ही करते थे या एक प्रीलिम्स वगैरह होने के बाद? नहीं, प्रीलिम्स के पहले मैं करता था, उसके बाद थोड़े टाइम प्रीलिम्स के 1 या 1.5 महीने पहले मैंने बंद कर दिया, एंड देन उसके बाद प्रीलिम्स के बाद तो फिर आप जानते ही इंटेंसिव तो करना ही रहता है, वरना उसके बिना तो गेम ही नहीं है UPSC का। तो प्रीलिम्स से पहले थोड़ा एक आइडिया मिल गया आंसर राइटिंग कैसा करना है, क्या करना है, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल था। और एक्चुअली मुझे आंसर राइटिंग बहुत मज़ा आता था, बिकॉज मेरे एक ऐसे आइडिया था कि आंसर को फ्रेम कैसे करते थे? जैसे मान लो कोई आ गया, कैसे शुरू करते थे? देखिए एक क्वेश्चन में ही आंसर का स्ट्रक्चर छुपा रहता है मेरे हिसाब से, जी। जो UPSC चाहती है। तो यदि हम वो आंसर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर दे, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जी। तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो सब पार्ट आइडेंटिफिकेशन वो प्रैक्टिस से आता था। मैं क्या करता था, पहले क्वेश्चन देखता था, 30 सेकंड लेता था कि मैं सोचता था उस आंसर में क्या क्या सब पार्ट्स डालने हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद फिर मैं लिखना शुरू कर देता था। जी। तो वो एक 30 सेकंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमने बिना सोचे लिखना शुरू कर दिया ना, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिखने से मार्क नहीं आता। जो पूछा है उसको करेक्ट सब हेडिंग के नीचे लिख देंगे, कीवर्ड्स के साथ लिखेंगे, तभी प्रेजेंटेशन भी आता है और तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। तो वो आप यदि हम वो पहले 30 सेकंड में सोच लेंगे तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस रहेगी एक एस्पिरेंट को। 20 क्वेश्चन पूछा जाता है शायद जी जी उसमें। जी 20 और टाइम शायद 3 घंटे रहता है। 3 घंटे जी। तो कैसे मतलब इतना मैनेज करते थे आप? वो प्रैक्टिस से होता था। मेरा पहला टेस्ट में मैं 12 क्वेश्चन ही कर पाता था, 12 13, धीरे धीरे जाके 16 17 हुआ, और 1 महीना पहले के आसपास 18 19 तक मैं पहुंच पाता था। इसमें एक कर्व होता है एक्चुअली, हम पहले एक परफेक्ट आंसर के लिए वेट करते हैं, वो परफेक्ट आंसर लिखने देखते चक्कर में हम कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हमें पेपर कंप्लीट करना है, तो हमारा क्वालिटी है ना नीचे आएगी पहले, बट देन उसके बाद जब तक वो 3 महीना हो जाता है ना, मतलब एक एस्पिरेंट का ऐसा होना चाहिए कि उसको उस टाइम के अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही और शी शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट इन द करेक्ट टाइम फ्रेम। ओके। एक 7 मिनट का एक आइडियल टाइम फ्रेम रहता है सोच के वो लिखने के लिए, और वो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। आप इतने आंसर्स लिखिए कि आपको क्वेश्चन देखकर तुरंत वो 30 सेकंड का टाइम फ्रेम भी आपका 15 सेकंड में कम होके आप लिखना चालू कर देंगे। फैक्ट वगैरह कैसे याद रखते थे सर उस टाइम पे? जैसे कि शुरुआत में देख के लिखते थे या फिर खुद से शुरू कर दिया आपने? नहीं, देख के लिखना एक्चुअली फिर उसका फ़ायदा नहीं रहता था। तो मैं क्या करता था, यदि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया जी। तो मैं उसका पहले पढ़ लेता था। जी।
आज मैंने पढ़ा फिर मैं कल लिखूंगा, ताकि मेरे मेमोरी वाइज में लिखूं, ऐसा नहीं कि मैंने देख के लिखता फिर फायदा नहीं रहता। जी जी तो आई थिंक वो एक हैबिट रखनी चाहिए। हमें कोई क्वेश्चन पता नहीं हो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद यदि हम लिखेंगे तो हमारे माइंड में भी रहेगा और वो हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा। ओके सर। सर इससे पहले आपके फैमिली में कोई ऐसा ऑफिसर वगैरह रहा हो या आप मैं पहला हूँ, अपनी फैमिली से मैं पहला हूँ। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला इस एग्जाम के बारे में? पहले कहाँ पता चला कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है, यूपीएससी तैयारी करना है, आईएएस आईएफएस बनना है? मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे आईएएस के बारे में बताया था। जी। ऐसा सिविल सर्विस एग्जाम है, जी, जी। आईएएस बनना चाहो तो बन जाओ। एकदम छोटा था तब, जी बचपन में मम्मी बोल देती थी आईएएस बनो। फिर उसके बाद जब थोड़ा 8th 9th में आया तब मुझे फॉरेन सर्विसेज के बारे में पता चला, ऐसी एक सर्विस है। उसके बारे में फिर थोड़ा रिसर्च किया, पता लगाया मैंने, तब मुझे लगा कि येस दिस इज़ वन थिंग विच इंटरेस्ट मी अ लॉट। मुझे लगता है मैं अपने ज़िंदगी के करियर के 30 साल कुछ दे पाऊँगा डेडिकेटेडली। तो उससे फिर मेरा मन पूरा आईएफएस में लग गया एंड देन मेरा फिर क्लियर ही हो गया था कि यूपीएससी करना है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने 11th 12th में मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना था और मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। फिर उसके बाद बीए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करना था, वो भी लकीली हो गया था। जी। तो वो मेरा, और यही आई थिंक ये जो ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड था उसने मुझे बहुत हेल्प किया है एक्चुअली स्पीकिंग, कि मैं जो भी सब्जेक्ट्स यूपीएससी पूछती है, जीएस हो गए, प्रीलिम्स का हो गया, उन सब से मैं बहुत फेमिलियर हो गया था। इट वाज नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। तो उसके वजह से मेरा प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी इसके वजह से सेट हो गया था। जी जी। सर आप कोई रिलेशनशिप वगैरह में थे या फिर मतलब सिंगल ही शुरू से? नहीं सिंगल ही। जी जी। ओके सर। सर जैसे कि कहा जाता है गुजरात में लोग ज़्यादातर मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं। जी। तो आप गुजरात से होके भी मतलब आईएएस वगैरह की तैयारी की है, ये कैसे? मतलब जैसे पिछली बार मैं एक वो निकाल रहा था तो गुजरात से शायद नहीं के बराबर किसी का सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार मैं एक डाटा देख रहा था किस स्टेट से सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली गुजरात में आजकल ट्रेंड बढ़ गया है, सिलेक्शन का ट्रेंड बढ़ रहा है अभी। हम देख रहे हैं तो अच्छा, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसे, मतलब एक चीज़ है ना, सिविल सर्विसेज में एक डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। जी। तो उसके वजह से हर एक स्टेट में से लोग, वो एक एस्पिरेशनल ड्रीम, पहले लोगों को लगता था ये अचीवेबल नहीं है, बट एक्चुअली ये एक अचीवेबल एग्जाम है मेरे हिसाब से। मैं तो मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे, बट मेरे हिसाब से यूपीएससी इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है। अच्छा सर, कैसे? क्योंकि आप देखिए क्या ही पूछ रहे हैं, 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 12 लाख सिलेक्शन होता है। जी, वो नंबर्स में कंपटीशन है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप ये देखिए इंडिया के सबसे टॉप पोजीशंस में, इसी एग्जाम के थ्रू तुरंत एक बंदे की तकदीर बदल जाती है। और उस एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं? कुछ ऐसा पूछा कि हमने कभी पढ़ा ना हो, जो 11th 12th में हम, बट आप यदि 11th 12th के सब एनसीईआरटीज पढ़ के आएंगे ना, आई एम श्योर 50 to 60% के सवाल जो मेंस में आते हैं ना, आपको आ जाएगा। आप यदि अभी मेंस का पेपर देखेंगे, आप बोलोगे नहीं अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये क्या है, एक्सेप्ट यदि आपका न्यूज़पेपर से टच नहीं रहा, कुछ करंट अफेयर्स के कुछ ये होंगे, बट बाकी क्या पूछ रहे हैं ये लोग? एकदम जो जनरल स्टडीज है, जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछ रहे हैं। और उसका यही है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और इसको ऐसा एकदम बहुत ही बड़ा ये बना दिया गया है, बहुत अननेसेसरी। हमने खुद अपना काम मुश्किल किया हुआ है मेरे हिसाब से। तो सर जैसे कि कई स्टूडेंट वगैरह को मैं देखता हूँ लाइब्रेरी वगैरह में आईपीएल में मतलब टीम वगैरह लगाते हैं, तो आप भी टीम वगैरह लगाते हैं कुछ या नहीं? हम तो आईपीएल देखते हैं, हमारी फेवरेट टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स ही है। जी। तो आपने चेन्नई ही क्यों आपका फेवरेट है? धोनी की वजह से? वो एक रीज़न है, बट आई थिंक मुझे उनकी कंसिस्टेंसी एक चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी, एंड उनका टीम मतलब बदलती गई है टीम, बट हमेशा कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स तक पहुंची है। आई डोंट नो, मुझे पहले से चेन्नई का एक ये था, मुझे अभी भी याद है एक फाइनल हुआ था, मैं बचपन में एक फाइनल था आरसीबी वर्सेस सीएसके का, फाइनल नहीं हुआ था, और मैं एक जर्सी की दुकान में गया था, तो मेरे को क्रिकेट किट लेना था मुझे जी। तो मेरे दादाजी लेके गए थे, तो उसमें से बंदे ने मुझे 2 जर्सी दिखाई, कौन सा लोगे, सीएसके या आरसीबी, और तब फाइनल नहीं हुआ था जी। पता नहीं क्यों मुझे सीएसके की जर्सी भी बहुत अच्छी लग गई जी। मैंने सीएसके उठा लिया, और आई थिंक उस फाइनल में सीएसके जीती थी, तो आई डोंट नो, वो इंक्लिनेशन आ जाता है, फिर मैंने फॉलो किया, तो सीएसके मुझे फेवरेट टीम है मेरी आईपीएल में। तो टीम वगैरह आप कभी नहीं लगाते कि मुझे भी 1 करोड़ 2 करोड़ जीतना है? अरे नहीं। क्यों सर ऐसा नहीं? जैसे कई स्टूडेंट वगैरह तो मैं देखता हूँ लगाते रहते हैं टीम, 4 टीम लगा दिया, 5 लगा दिया, 10 लगा दिया, जिससे क्रिकेट आता है वो भी, जिससे नहीं आता है वो भी, किसी तरह की ऐसा किया नहीं है, मतलब ऐसा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है एक्चुअली, इसलिए। ओके। जब आप पढ़ाई करते थे, मान लो कभी कभी अचानक मन नहीं लगा सर, जैसे कि बहुत डिमोटिवेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, उस टाइम पे आप मतलब क्या फील करते थे? देखिए डिप्रेशन तो कभी नहीं आया, क्योंकि डिप्रेशन फिर है ना बहुत ही एक अलग
टर्म हो गया ना, वो एकदम मेंटल हेल्थ का एकदम लोएस्ट पॉइंट है। डिप्रेशन तो नहीं जैसे, लेकिन आपने बोला डीमोटिवेशन हो गया, मतलब कुछ करने का, ऐसे मोमेंट्स भी आए थे मेरे प्रिपरेशन में कि मुझे कुछ करने का मन नहीं था, बस खाली बैठा रहता था मैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आई डोंट नो सैचुरेशन आ जाता है बंदे में, तो पढ़ाई नहीं कर पाता बंदा आगे। तो वो आई थिंक सभी को कोई ना कोई पॉइंट पे आया और मुझे भी आया ही हुआ है। उसका बस ये है कि जस्ट एक्सेप्ट इट। अब उस टाइम पे भी मैं क्या करता था, उस टाइम पे भी अगर हम पढ़ाई करते तो वो बस मैंने जैसे बोलता नेम सेक के लिए पढ़ाई हो जाती है। फिर यदि हमारे मेंटल हेल्थ इतना सही नहीं है और हम पढ़ाई करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कल आपका आज मैंने कुछ पढ़ाई किया बिना मन किए, मेरे को मन नहीं था बट मैंने पढ़ा, कल आप मेरा टेस्ट लो, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँ। सही बात, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया। तो उससे अच्छा ऐसे पॉइंट्स पे मैं क्या करता था, मुझे जो अच्छा लगता था वो मैं करता था। जैसे गाने सुनना, मैं चलने, मेरे को रात को मतलब मैं अकेला चलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे वॉक्स के लिए निकल जाता था बाहर, गाने सुनता था, फूड ऑर्डर करता था, फूड खाता था, दोस्तों से बात करता था, तो उससे मेरा दिल भी थोड़ा क्या होता है अच्छा हो जाता है, इट फील्स गुड जी। एंड देन फिर मन लगता था। एंड एक और चीज़ होती है, ये भी एक साइकिल है कि हमने टाइम आज वेस्ट किया, फिर कल गिल्ट आएगा तो कल पढ़ना ही पड़ेगा, तब तो पढ़ाई का मन लग ही जाएगा, तो ये भी एक साइकिल होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब एग्जॉस्टेड हो, जब बर्नड आउट हो, डेफिनेटली ब्रेक तो लेना ही चाहिए। वी आर नॉट मशीन्स, हम थोड़ी ना कंसिस्टेंटली ऐसा काम कर सकते हैं। एंड मेंटल हेल्थ का भी इस एग्जाम में मैंने ये देखा है, मेंटल हेल्थ पे आजकल ही एक टॉक शुरू हुई है इसके ऊपर, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा कोई बात नहीं करता, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यदि हम अच्छे मेंटल स्टेट में जाके जब एग्जाम देते हैं, अच्छा फील गुड होकर एग्जाम देंगे, तभी तो हमारा परफॉर्मेंस सबसे हाई रहेगा। तो उस एक दिन में हमें हमारा मेंटल हेल्थ एकदम टॉप पे, मेंटल वेलबींग टॉप में पहुंचाने के लिए, इट्स नॉट लाइक एक दिन अचानक आ जाएगा जी। वो हमें अपने माइंड को ऐसा केयर भी देना पड़ेगा, अपने आप को भी ऐसा केयर देना पड़ेगा, जो आई थिंक इस एग्जामिनेशन में लोग देते नहीं है। बहुत लोग दे बिकम टू हार्श अपॉन देमसेल्व्स, बट ऑब्वियसली इस एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि करना पड़ता है वो। तो वो है। सर प्रीलिम्स से एक महीने पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी था प्रीलिम्स के लिए? एक महीने पहले की बताओ आप। प्रीलिम्स के एक महीने पहले मेरा ये था कि मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, और मैंने कोर सब्जेक्ट्स पहले से ही मेरे को आइडेंटिफाई कर दिया था। मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री का पूरा ये सब मैंने पढ़ा था, इसके बेसिक स्टैटिक बुक्स में पढ़ता था, और मैं टेस्ट बहुत देता था। मैंने एक चीज़ मतलब ऐसा कहा जाता है सर मार्केट में कि टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि PYQ से फायदा होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, PYQs आर द की। तो मैंने प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले 9 से, मतलब यूपीएससी का जो टाइमिंग रहता है 9 से 11 या 9:30 से 11:30 GS1, और CSAT का 2:30 से 4:30 तक जी। मैं पिछले 10 साल का एक हफ्ता कंटिन्यूस लिया मैंने। अच्छा, एक हफ्ता 2011 ले लिया, 12 ले लिया, 12, 13, एक दिन मैंने वो पूरा लिया, ताकि मेरा माइंडसेट यूपीएससी के थॉट प्रोसेस से वायर हो जाए जी। क्योंकि एक चीज़ आपने जो सही कही है कि कोई भी कोचिंग यूपीएससी का स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकता। हाँ, तो हम अभी जो भी टेस्ट सीरीज जो देते हैं वो उस स्टैंडर्ड से हम थॉट प्रोसेस ठीक है, एक टाइम टेबल का मैनेजमेंट हो जाता है। हाँ, और ये थॉट प्रोसेस भी बदल जाता है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी की थॉट प्रोसेस में आए। और उससे वापस मैंने जो फेमिलियरिटी के बारे में बोला था, वन शुड बी फेमिलियर विद द होल प्रोसेस, तो वो भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करता था, एंड ऑब्वियसली जो बेसिक कंटेंट है उसको मैं रिविजन भी करता था, ताकि मेरे साइड से कुछ कमी ना रहे। ओके सर, थैंक यू, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे थैंक यू सर। थैंक यू।